गाने आपने सुने होंगे, शिकार करने को आए शिकार हो के चले। क्या ट्रंप के साथ यही हो रहा है? तख्ता पलट की जो कोशिशें थी ट्रंप की, वो चाह रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए, और ये जो पूरा मामला, ये जो पूरा युद्ध शुरू हुआ, ये असल में इसी एंड गोल को लेकर कहा गया कि शुरू हो रहा है कि ईरान में वो रिजीम जो इजराइल के लिए खतरा है, वो रिजीम जो परमाणु हथियार बना रही है, वो रिजीम जो दुनिया को इसके आधार पर आने वाले दिनों में ब्लैकमेल करेगी, उस रिजीम को बदल देना है। तख्ता पलट की तैयारी थी, लेकिन ये तख्ता पलट की बाजी क्या पलट गई है? और क्या अब खतरे में खुद ट्रंप की कुर्सी आ गई है? ये क्यों कहा जा रहा है? किन किन खबरों के आधार पर कहा जा रहा है? कौन कौन से ऐसे मजबूत इशारे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। आज के अपडेट्स भी आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आप सब ये जानना चाहते हैं कि ये जंग कितने दिनों तक चलेगी और दुनिया को इस जंग की वजह से दुश्वारी कितनी झेलनी पड़ेगी, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन जरा पहले ये खबर देखिए, ईरान की 82वीं वेव का वीडियो जारी कर दिया गया है। बेहद खतरनाक 82वीं वेव जारी की गई। इजरायली ठिकाने पर ईरान की बमबारी। 24 घंटे में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ 230 हमले। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 230 हमले। यह बताने के लिए काफी कि ईरान, जिसके बारे में यह समझा जा रहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, 28 तारीख को जब यह युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, उसके बाद यह समझा गया कि जैसे जैसे मार्च बीतेगा, आप ये देखेंगे कि ईरान की मारक क्षमता कम होती जा रही है, उसके असले खत्म होते जाएंगे, उसकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे ईरान घुटने पर आ जाएगा। लेकिन ईरान कर रहा है एन इसके उलट। इतना उलट कि खुद ट्रंप को यह मानना पड़ा कि वो बेहतर शतरंज खेल रहे हैं। खुद ट्रंप को यह कहना पड़ा कि उन्होंने हमको सरप्राइज किया है। और अब क्या क्या हो रहा है? क्या ट्रंप के लिए यह बाजी उल्टी पड़ गई है? वो करने गए थे रिजीम चेंज ईरान में, और क्या उनके अपने घर में उनके लिए मुश्किल हालात पैदा होने जा रहे हैं, इतने ज्यादा कि उनको हो सकता है उनकी कुर्सी भी खतरे में आ जाए। ये यहां जो 82वीं वेव है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसकी आवाजें भी सुनिए। बाकायदे मिसाइल में लिखा गया है कि हम ये मिसाइल क्यों चला रहे हैं, और उसके बाद उस मिसाइल को मजहबी नारों के बीच में दुश्मनों की तरफ, ईरान के दुश्मनों की तरफ रवाना किया गया। इन आवाजों को भी सुनिए और महसूस कीजिए कि वहां ईरान किस तरह की सोच के साथ इजराइल और अमेरिका के बेसिस पर हमले कर रहा है। सुनिए। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देगा ईरान। सैनिकों से मिलकर उन्हें तैयार किया जा रहा है। ईरानी सैनिक जमीनी लड़ाई में माहिर हैं, और अब जबकि यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से सोल्जर्स को ईरान की जमीन में भेजने की तैयारी है, जब यह कहा जा रहा है अब बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, तब जबकि यह कहा जा रहा है कि अब वो ग्राउंड कंपोनेंट देखने को मिलेगा जिसका जिक्र नेतन्याहू कर चुके हैं, तो इधर ईरान की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं, जरा यहां पर देखिए। हमारे मेहमान इसको आपके लिए डिकोड करेंगे। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी आज की शाम इस चर्चा में है, प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिफेंस जर्नलिस्ट आशीष कुमार सिंह भी हमको यहां ज्वाइन कर चुके हैं। यहां जो कुछ ये चल रहा है, ये तैयारियां किस किस्म की हो रही होंगी? जनरल कुलकर्णी, इन तस्वीरों से क्या अंदाजा लगता है? मुझे लगता है दिनेश की जबरदस्त एक दबाव, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो डाला जा रहा है ईरान के ऊपर कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर जो लग रहा है सबको कि बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में अमेरिका कतराता है, अमेरिका को बॉडी बैग्स पे बहुत डर लगता है। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है। और कोई शक नहीं कि ईरान जो है आज की तारीख में मनोबल जो है इतना ऊंचा है कि उस मनोबल को खुराक जो दे रहे मिसाइल, यानी कि दो चीज़ों पे हमला करना है इजराइल और अमेरिका ने। एक तो उनके मिसाइल के जितने भी उनके हैं उनको बर्बाद करना है, और उससे बर्बाद और उसका मनोबल गिराना है। मनोबल गिर नहीं रहा है। जैसे जैसे ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है, वैसे वैसे उसका मनोबल और ऊंचा होता है। तो अगर ये जमीनी ऑपरेशन वाकई होता है, तो ईरान की इस लिहाज से तैयारी क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी। जरा इन तस्वीरों को फुल फ्रेम डालिए। ईरान की फौज क्या तैयारी कर रही है? आशीष कुमार सिंह, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हम जो दो वीडियो दिखा रहे हैं, एक तो ये अमेरिका की साइड से वीडियो और ईरान के साथ, ये एग्जैक्टली ये वीडियो है, अभी कुछ घंटों पहले का ये वीडियो है। और जिसमें जो इस वीडियो में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है ब्रिगेडियर जनरल अली जहनशाही, जो कि एक उनके जो टॉप कमांडर्स, फोर्स कमांडर्स में से एक हैं ईरान के IRGC के स्पेसिफिकली, और वो ग्राउंड पर जाके ट्रुप्स से इंटरेक्ट करके इस तरह के वीडियो से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सारे के सारे अमेरिकी मूवमेंट,
चाहे वो मरीन्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर बात हो यूएस ट्रिपोली से, या फिर अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर से ग्रुप से जो कैरियर बैटल ग्रुप्स होते हैं उसके एम्फीबियस ऑपरेशन की बात हो, या फिर जो कल आपने खबर बताई थी दिनेश जी 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो कि पैराट्रूपर्स के साथ में जिसको लेकर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उन सभी मूवमेंट पर एग्जैक्टली ये कह रहे हैं अपने जवानों को कि हमने लैंड इन्वेजन अगर यूएस की तरफ से अटेम्प्ट होता है तो उन सारे मूवमेंट्स पर हम नजर बनाए हुए हैं। और जो सबसे अंडरलाइंग स्टेटमेंट उनका आया है ब्रिगेडियर जनरल अली जहन शाही का कि ये और ज्यादा खतरनाक और घातक होगा अमेरिका के लिए अगर वो हवा और समंदर के अलावा जमीन के रास्ते से कोशिश करेगा। तो अमेरिका के लिए ये क्या वाकई एक बड़ा मिस एडवेंचर साबित होने वाला है क्या? अचल सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचल सर, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमारे साथ आज की इस चर्चा में वो भी शामिल हो चुके हैं। अचल सर, आपको ये केवल अभी तक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ही दिखाई दे रहा है या वाकई अब ग्राउंड ऑपरेशंस होके रहेंगे? देखिए, नमस्कार दिनेश। अब तक जो कुछ भी हुआ हम सबने यही लगा था कि शायद ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब जून लास्ट ईयर में भी जो अटैक किया उन्होंने, बंकर बस्टर बॉम्ब मारे थे, तो उस समय भी लग रहा था कि शायद वो नहीं करेंगे। फिर इस बार हो गया। तो अब अमेरिका को कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, विजिबल डिलीवर करना है। अभी तक वो सिर्फ दावे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं वापस तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। पूरी दुनिया समझदार है, अमेरिकन बेवकूफ नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जून में कहा था कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया। ये उनका बहुत ही पसंदीदा एक फ्रेज है। हर चीज को वो ऑब्लिटरेट कर देते हैं और नामो निशान मिटा दिया है। फिर अभी भी वो उसी ईरान न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। और अब उनका ये दावा है कि उन्होंने नेवी खत्म कर दिया। उनका ये दावा है कि ईरान भीख मांग रहा है हमसे बातचीत करने के लिए जी। तो कितना विरोधाभास है इन बातों में। ग्राउंड पे वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए तो ग्राउंड पे वो अटैक करेंगे, इसको मैं रूल आउट नहीं करूंगा। लोकेशन पे डिस्प्यूट हो सकता है, मतलब हम लोकेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। क्या सीधे तेहरान में घुसेंगे, राइट, या खर्ग में जाएंगे, या दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पहले शुरुआत करेंगे। बहरहाल जो भी करेंगे, पुराना इतिहास उनका ये बताता है जहां जहां उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड्स रखे हैं, बॉडी बैग्स वापस गए हैं, सालों साल वो उलझे रहे हैं और अल्टीमेटली उन्हें शर्मिंदा होकर वहां से बाहर निकलना पड़ा, भले वियतनाम हो, इराक हो और मोस्ट रिसेंटली अफगानिस्तान। और ईरान किसी भी तरह अफगान से कम नहीं है, बहुत ही सर, लेकिन कौम है। और अब आप खुद के पास हैं वो एज अ कंट्री ये बात, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने है ये उदाहरण। और अफगानिस्तान से तो निकलने में डोनाल्ड ट्रंप की ही भूमिका थी। उन्होंने कहा कि अब ये बहुत हो गया, अब यहां से निकलना पड़ेगा। तो क्या इतने सबक के बावजूद ये वैसे ही हो गया है क्या कि जैसे केले का छिलका पड़ा हो, बहुत समझदार आदमी भी जा रहा हो, बोले कि ये आज केले का छिलका पड़ा हो, आज लगता है फिर फिसल के जाना पड़ेगा? क्या मतलब ये ऐसा हो गया कि उनको सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है और वो फिसल के ही जाने वाले हैं क्या? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए ये 82 का फिगर देखिए। एक तरफ 82nd ये एयरबोर्न उनका डिवीजन और दूसरी तरफ से ये 82वीं वेव जो मिसाइल की मारी जा रही है। यहां आज 82 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की 82वीं वेव का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ये एक और वीडियो सामने आया है और इसको आप ध्यान से देखिए और उसको इसके बाद एनालाइज भी करते हैं। पहले सुनिए ये आवाज और देखिए इन तस्वीरों को। अहम खबरें इस वक्त की, ये तीनों अहम खबरें आपके सामने रख रहा हूं और ये मौजूदा सिचुएशन को आपको बताने में हमें और आपको समझने में बहुत मदद करेंगी। ये देखिए जरा, यहां पर ये 82वीं वेव शुरू की गई है। मतलब जिस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई है
उसके बाद जो स्पेल हुए हैं, जिन स्पेल में, जिस दौर में, जिस फेजेस में मिसाइलें चलाई गई हैं अमेरिकी बेसेस की तरफ, इजराइल की तरफ, ये 82वीं ऐसी फेज है, 82वीं ऐसी वेव है, या उसको स्पेल कह लीजिए। ये 82 नंबर का स्पेल है। क्या इतना ज्यादा ईरान के पास स्टॉक होगा मिसाइलों का, यह समझा जा रहा था अमेरिका इजराइल की तरफ से? बिल्कुल नहीं। 82 की संख्या अभी और कहां जाकर ठहरेगी ईरान को लेकर, अब ये संशय अमेरिका और इजराइल के मन में निश्चित रूप से है। बीचों बीच आप देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी भी ईरान की तरफ से होने लगी है, और कहा जा रहा है कि ईरान के भीतर उन्होंने जो टनल बना रखी है, ये एक बड़ी समस्या आने वाली है अमेरिका के सामने अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते हैं तो। और तीसरी खबर में आप देख रहे हैं ये जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये पहली बार नहीं है हालांकि, लेकिन मिसाइलों में बाकायदा लिखा जा रहा है कि हम किस चीज का बदला लेने के लिए आपकी तरफ ये मिसाइलें भेज रहे हैं। वो उसमें लिख भी रहे हैं कि आपने बच्चों को हमारे यहां उनके स्कूलों पर हमला किया, इसको अवेंज करने के लिए हम आपके ऊपर ये मिसाइलें फेंक रहे हैं। हमने हमारे सुप्रीम लीडर को आपने खत्म कर दिया, हम इसको अवेंज करने के लिए आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। मिसाइलों में ये मैसेज लिखकर फिर मारा जा रहा है और साथ में मजहबी नारे भी लग रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो तीनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसका लब्बुल-लुआब क्या है? देखिए, ये जो पूरा प्रोपोगेंडा चल रहा है, इनको एक मिसाइल ट्रंप साहब की तरफ भी भेजना चाहिए था कि ये आपको नोबेल नहीं दिलाने के लिए भेज रहे हैं। तो वो सारा ड्रामा जो है उसी के चले, और ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का भी एक तरीका है। इस तरह के तरीके आपने देखा होगा, वियतनाम में अमेरिका ने कई बार वहाँ पैम्फलेट गिराया है और उनको कहा कि यहाँ से खाली कीजिए, अब अटैक होने वाला है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान चुप बैठने वाला है अब, या अमेरिका या ट्रंप साहब अब मान लें कि अब हम अंदर नहीं घुस सकते हैं। ये एक जो 5 दिन का विंडो दिया है अपने आप को, वो सशक्त कर रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने जो रेड लाइन ड्रॉ किया है उसको वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो है ग्राउंड ट्रूप इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस मामले में ट्रंप साहब क्लियर हैं। दूसरा, ईरान ये भी जानता है कि जब से ट्रंप साहब 2017 में पहली बार आए थे, वो पूरी तरह ईरान के खिलाफ थे, और ईरान के जो उस JCPO हुआ था ओबामा के समय, उसके खिलाफ थे। यानी पूरी तरह ये शांति के लिए नहीं आए हैं, ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, रिजीम चेंज इनका और इजराइल दोनों का ऑब्जेक्टिव है। तो क्या वो उसमें सफल होंगे? मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप साहब कुछ दिन में करेंगे। क्या ये कैच 22 सिचुएशन है कि बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड रिजीम चेंज होगा नहीं? ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहते नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहरहाल ये कह दिया था कि ग्राउंड कॉम्पोनेंट होगा, और कम से कम यहां ये तैनाती या 82nd डिवीजन को यहां लाने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ग्राउंड कंपोनेंट के संदर्भ में सोचा जा रहा है। अगर फुल ऑन नहीं भी होगा तो कुछ जगहों पर होगा, जिसका अचल मल्होत्रा सर भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है खर्ग हो या कोई और आइलैंड हो या कोई और तरीका हो, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे क्या? ये क्या अभी उलझन है या इसको लेकर चीजें तय हो चुकी हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन पहले ये खबर देखिए, ईरान का US F-18 को मार गिराने का भी दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी F-18 वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाई ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल F-18 को हिट करता दिख रहा है। इंटरसेप्टर देखिए यहां पर किस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मारना और अमेरिकी एयरक्राफ्ट के मारने के संदर्भ में सूचना भी देना, वीडियो भी जारी करना, मतलब यह कि कोई फ्लूक नहीं है, यह रहा सबूत। तो क्या ये अमेरिकी छवि जिसको समझा जाता रहा कि इनको कौन हरा सकता है और इनके हथियार इतने उन्नत हैं कि इनको कौन मार सकता है, ईरान ने क्या इस बारे में भी एक करारा जवाब दिया है क्या जनरल कुलकर्णी? जी देखिएगा, जब भी कोई ग्राउंड ऑपरेशन होता है, जिनकी जिम्मेवारी दी गई है, आज 27वां दिन है, तो उनको मालूम है उन्होंने क्या करना है। प्लस सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, 40% या 45% ईरान का इलाका सिर्फ रेतीला है। लड़ाई कहाँ होगी? उस रेतीले इलाके में से जाकर के फिर पहाड़ी इलाका है, तो रेतीले इलाके में उनकी चुन चुन कर सब जगह मालूम होगी। और जब सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट शुरू हो जाएगा, जब रेतीले इलाके में, जैसे आपने दिखा रहे बार बार उनके जो जनरल है किस प्रकार से अपनी जवानों के साथ मिलकर के उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना खुला इलाका है आप समझ सकते हैं। ईरान को भी इतना आसान नहीं है, और अमेरिका भी कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले ऐसे नहीं घुसेगा कि उसने ऑपरेशन, वो पूरा सॉफ्टनिंग यानी कि लगातार 7-8 दिन ऐसे बम बरसाएगा, उसके बाद जब कदम रखेगा तो वो कदम ही होंगे उनके और वो आगे चलते रहेंगे। तो इस हालात
में जिसकी जिम्मेवारी है ग्राउंड ऑपरेशन की, वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसकी जिम्मेवारी है एयर ऑपरेशन की, वो एयर ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी जिम्मेवारी है एयर डिफेंस सप्रेशन की, वो एयर डिफेंस सप्रेशन कर। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। तो मुझे लगता है ये सोचना कि करेगा या नहीं करेगा, उसे यस उसकी उनकी अपने सोच की विचार है, पर करेगा कहीं ना कहीं नहीं तो इतना जमावड़ा इकट्ठा करना लाना मकसद एक है कि जब वो लाते हैं तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो घर का बात कह रहे हैं सर आप, मंशा तो यही लग रही है। और ये सीज फायर के बहाने केवल टाइम बाय, सीज फायर की बातें करके केवल टाइम बाय किया गया है। इसके सबूत भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे सीज फायर की बातें जब जनता के सामने मतलब दुनिया के सामने की जानी शुरू की गई, उसके पहले से ही इनकी इंटेंशंस क्या दिखाई दे रहे थे वो दुनिया ने पकड़ लिया है। वो हम आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर ये देखिए मिसाइलों में कैसे लिखकर मारा जा रहा है। ये आशीष, ये जरा ये आप आए, मुझे लगता है कि ये केवल ये जब हम समझा रहे होंगे मिसाइलों में संदेश लिखकर मारा जाना, ये हालांकि पहली बार नहीं है। 28 तारीख से जब ये शुरू हुआ है, कई बार हमने देखा कि मिसाइलों में संदेश लिख लिख कर मारे जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, वेस्ट बैंक में ईरान का मिसाइल अटैक, इजरायली लोगों से जुड़ी इमारत तबाह, मिसाइल अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वेस्ट बैंक में ईरान का मिसाइल अटैक, भीषण हमला ये हुआ है। तस्वीरों में आपको ये दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि गनीमत है वो पेड़ जिसके पीछे आप ये धमाका होता हुआ देख रहे हैं, वो पेड़ सही सलामत बच गया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि उसके पीछे जो चीजें थी वो भी सलामत बच गई हैं। ये भयानक धमाका है, और अगर फेंसिंग के उस पार आप देखेंगे तो फिर कुछ बचा नहीं है। हालांकि वो जो नहीं बचा है वो इन तस्वीरों में उतना साफ दिखाई दे नहीं रहा है। अगली खबर, इजराइल में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब अटैक, गफार कासिम इलाके में गिरा क्लस्टर बॉम्ब, कार से आकर टकराया क्लस्टर बॉम्ब। यहां पर देखिए, इजराइल में ईरान के खास तौर से ये जो सब म्यूनिशंस हैं, ये बड़ी बड़ी सिरदर्दी, बड़ी परेशानी साबित हुए हैं। क्या इस बात को ईरान, अब देखिए इजराइल में ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि इजराइल को किसी तरह के खतरे या इसमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका एट्रिशन क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा, इसका इजराइल को अंदाजा नहीं था। ऐसा नहीं है, इजराइल को यह अंदाजा था कि अगर ये करने जाएंगे तो हमको भी नुकसान होगा, और वो हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल इस बात को लेकर कृत संकल्प था कि अगर ये करना है तो करना है। क्या ये इससे दिखाई दे रहा है प्रोफेसर अमिताभ? तो नहीं, ये बताइए मिसकैलकुलेशन है या मालूम था कि इसके साथ क्या जोखिम इन्वॉल्व है, फिर भी ये इजराइल ये करता दिखाई दे रहा है? इजराइल का मिसकैलकुलेशन नहीं था। वो कहते हैं ना, शतरंज में वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे बादशाह की तरफ, जो ईरान है। पहले उन्होंने जितने भी उनके प्रॉक्सीज थे उनको बेनकाब किया और उनको डिसआर्म करने की कोशिश की। फाइनली ये ईरान पर पहुंचे। इनको ये पता था कि इजराइल के पास उतने मिसाइल हैं, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर उसको नाकाम कर देंगे ये भी पता था। और ये पूरी तरह से इजराइल स्टेट केपेबल है। जब भी मिसाइल अटैक होता है, पूरा इजराइल उस समय उस रीजन का सारे लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, इसलिए मिनिमम कैजुअलिटी होती है। तो ये कह देना कि इजराइल को पता था, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन अमेरिका को था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता था इसका अंदेशा होगा और वो इफेक्टिवली वो कर पाएंगे। ऐसा हुआ और उसके चलते ही बैकफुट पे आना पड़ा इस समय ट्रंप, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिकन इन्फ्लेशन उनके पॉकेट से खर्च बढ़ रहा है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहता था और ट्रंप भी नहीं चाहते थे। वो इसके लिए आए भी नहीं थे। वो चाहते थे ग्रोसरी चाहे कपड़े जो सस्ते हो, जो कहते। तो सवाल यह है कि फिर पासे किसके उल्टे पड़ गए? असल में जो प्लानिंग हुई थी, अगर इजराइल को मालूम था कि हमारे साथ ये होगा, उसके बाद इजराइल गया, तो इजराइल के लिए कहा जा सकता है कि उसके लिए एक तरीके से एग्जिस्टेंस वाली बात थी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो देख रहा था, इसलिए उसने ये किया। और ये इजराइल के तरफ से उनके जो राजदूत हमारे साथ सत्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अभी पहुंचे, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि ये असल में हमने बहुत दिनों तक टाला, लेकिन अब हम टाल नहीं सकते थे। लेकिन अमेरिका ने क्या इसको मिसकैलकुलेट किया, और अब क्या अमेरिका को यह समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए, उसके बाद ये सवाल लेकर आपके पास आता हूं। ईरान युद्ध में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। जंग में मौतों की संख्या बढ़कर अब 1937 हुई। यूएस इजरायली हमले में 212 बच्चों की मौत भी हुई है। ईरान के डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर अली जाफरियान ने ये आंकड़े जारी किए हैं। अपडेटेड आंकड़ा आज दुनिया के सामने लाया गया है। 2000 के आसपास मौतें हो गई हैं, और ये जाहिर है ईरान के तरफ से, अगर ऑफिशियली ये बताया जा रहा है, कोई भी कंट्री जो युद्ध में मुब्तला होती है वो जनरली ये कोशिश करती है कि उसको नुकसान बहुत हो गया ये दुनिया के सामने ना बताए। और अगर उसके बावजूद ये बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से, तो जाहिर है जो एक्चुअल फिगर होगा वो इससे बहुत ज्यादा होगा। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। वो आपको ये बताने के लिए काफी होगी कि एक्चुअली अमेरिका के लिए दांव उल्टे पड़ गए हैं, और ये बात समझ में भी आ रही है।
चेंज करने चले थे रिजीम, अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी है। पहले ये देखिए, ईरान को मंजूर नहीं है सीज फायर, रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रखेगा ईरान। ईरान ने यह कह दिया है, टारगेट पूरा करने के बाद ही पूरी तरह युद्ध खत्म करेगा ईरान। अमेरिका से बातचीत पर ईरान को भरोसा नहीं है, ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और कल ही हमने आपको बताया था, IRGC ये कह रहा है कि अपनी हार को बातचीत का नाम देने की कोशिश अमेरिका अब ना करे। अगली खबर देखिए, ईरान युद्ध को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में घिरे ट्रंप, अमेरिका में सांसदों ने खोला मोर्चा। नैन्सी मेस का ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध, यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। अमेरिका में मतलब अपने घर के भीतर ही ट्रंप बहुत घिर गए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के नारे के साथ उन्होंने जो शुरू किया, उसमें उन्होंने एक विशेष बात यह कही थी कि हम अमेरिका को ग्रेट इस तरीके से बनाएंगे कि कहीं किसी के फटे में आप टांग नहीं डालेंगे और बहुत दिनों तक उलझाव वाली स्थिति युद्ध की कहीं बने, फॉरएवर वॉर वाले में हम नहीं जाएंगे। और लेकिन यहां पर यह बन चुका है कि अब यह स्थिति ऐसी है कि अगर इसमें बीच में छोड़ते हैं तो अमेरिका की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, और अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो नुकसान है वो ऐसा होगा कि ट्रंप के लिए कुर्सी एकदम खतरे में आ जाएगी। अब जरा आगे देखिए, यहां ईरान के चक्कर में ट्रंप की कुर्सी माफ कीजिए कैसे खतरे में। अब यहां नैन्सी मेस ने क्या कहा, ये एक तरीके से समझ लीजिए अमेरिका की सांसद हैं, और उन्होंने कहा है कि ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स सैनिकों की तैनाती का समर्थन हम नहीं करेंगे। उधर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर कांग्रेस से बगैर इजाजत हमला करने का आरोप भी लगाया है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स और जेफ मैकली ने ईरान से कोई युद्ध नहीं किया जाए इस बात का नारा दिया। रेयन मैकेनिज ने कहा अमेरिका को अंतहीन युद्ध में नहीं फंसाना चाहिए था, मतलब अंतहीन युद्ध में नहीं फंसाना चाहिए था, मतलब अंतहीन युद्ध में एक तरीके से फंस गया है अमेरिका, यह बात कही जा रही है। कई रिपब्लिकन सांसद भी ईरान में सैनिकों को भेजने के विरोध में हैं, और इससे यह स्पष्ट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भरसक अपने आप को संयत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत उथल पुथल में होंगे वो। अब जरा यहां देखिए, यरूशलेम तक ईरान का मिसाइल अटैक चल रहा है, रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया जा रहा है। चेंज कीजिए और यह खबर दिखाइए, यरूशलेम तक हमला हो रहा है मिसाइल से, रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया गया। हमले से यरूशलेम के कई घरों को नुकसान हुआ है। यहां बेत शेमेश से हमले का वीडियो सामने आया है, इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। भीषण हमला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां ये समझने के लिए, ये जो आपको आसमान में धुएं की कालिक दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए काफी कितना बड़ा हमला है। और इधर अब अगली खबर देखिए, ट्रंप ने माना USS लिंकन पर हुआ था हमला, अब मान लिया। ईरान ने लिंकन पर 101 मिसाइलें दागी थीं, सभी मिसाइलें हवा में ही तबाह कर दी गईं। तो अभी ये मान रहे हैं कि पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि कोई इस तरह का हमला हुआ था, अब ये मान रहे हैं कि हमला हुआ है। हो सकता है कल ये भी कहें कि हाँ नुकसान हुआ था, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं था कि हम इसको नुकसान के तौर पर माने। जनरल कुलकर्णी, संभव है ना ये? देखिएगा, लड़ाई है, युद्ध है, तबाही होगी, ये सोचना कि ईरान की तैयारी नहीं थी। ईरान 47 साल से तैयारी कर रहा है। ईरान ने जब डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए, तो आप समझ जाइएगा कि इन दोनों देशों को 47 साल लगे आज के दिन लाने के लिए। और ईरान किस प्रकार से धीरे धीरे करके उसने अपना, और वो जानता था इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, क्योंकि इजराइल के पास, अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन ईरान ने अपना तरीका अलग, मिसाइल और ड्रोन को पूरा इतना जबरदस्त बनाया। और आप समझ सकते हैं ये हौसला है जो बुलंद है आज की तारीख में, जो उनका मनोबल है, उसके बावजूद भी अगर ईरान टूटा है, 1 लाख घर बर्बाद हुए हैं तेहरान के अंदर, 1,700 मिलिट्री टारगेट उन्होंने बर्बाद किए हैं। आप 2000 बोल रहे हैं, 1 लाख जहां घर बर्बाद हुए हैं, वहां अगर सिर्फ 2000 ही लोग मरे हैं और 20,000 लोग घायल हुए हैं, तो वाकई सोचने की बात है कि इतना ज्यादा नुकसान उसके बावजूद ईरान का मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि हुतीज ने अपने आप को अभी तक वैसे क्यों नहीं दिखाया जैसे शायद दुनिया सोच रही थी कि हुती सामने आकर बढ़ चढ़कर काम करेंगे, और ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल स्टेटमेंट्स देने तक सीमित हैं वो। अब देखिए खबर ये, अमेरिका को हुती की बड़ी चेतावनी, ईरान में जमीनी हमलों की गलती ना करे अमेरिका। ईरान से पहले यमन में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती है, यमन में जीते तब ईरान की तरफ बढ़ने की सोचना, हुती ने कहा। हुती के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा कि हुती ये कह रहा है कि पहले हमसे निपटना पड़ेगा तब आगे बढ़ पाओगे। ये केवल बयानबाजी है या इसके मायने हैं, ये संजीदगी से कही जा रही बात है। हुती अभी तक क्यों वैसे सक्रिय नहीं दिखाई दिए? और दूसरा ये कहना कि इधर जिबूती से आगे बढ़ोगे तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा फिर आगे बढ़ोगे, क्यों? जिबूती से आगे बढ़ने के क्या केवल यही एक तरीका है?
क्या ईरान की तरफ अगर ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए जाना है तो क्या वो यमन से होकर ही रास्ता जाता है, दूसरे और कोई रास्ते नहीं है क्या? ये बयान क्यों दिया गया प्रोफेसर अचल मल्होत्रा सर? ये बड़ा अहम सवाल है कि हूती अभी कंपैरेटिवली शांत क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ईरान ने अभी इन्हें रिजर्व में रखा हुआ है। एक ही टाइम पे अपने सारे आर्सेनल्स को इस्तेमाल नहीं करना है। और जाहिर है कि एक फ्रंट अगर इनकी तरफ से एग्रेशन बढ़ेगा तो फिर हूती की तरफ से भी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और जहां तक इजराइल की आपने बात करी थी कि वो बेचैन थे कि अब उन्हें आना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है वो एक बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि इनके जो प्रॉक्सीज को हाफ वे, अभी उनके ऑपरेशंस हाफ वे थे। जब तक उन्हें एलिमिनेट नहीं किया कर लिया, पूरी तरह से नहीं कर चुके होते, उसके बाद ही उन्हें ईरान की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर ये हूती की तरफ से भी जो चैलेंज है ये भी है कि फिर आइए कितने फ्रंट्स पे लड़ोगे आप। राइट। ऐसा तो नहीं है कि यमन से होकर कोई रास्ता जाता है। सवाल ये है कि हूती मेरे असेसमेंट ये है कि रिजर्व में है फिलहाल। अभी ईरान को लगता नहीं है कि इसकी जरूरत है। जैसे जैसे इसका बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, तो एक फ्रंट और हूती की तरफ से खोला जाएगा और फिर रेड सी में वही चीजें देखने को आपको मिलेगी जो आपको फिलहाल यहाँ इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिल रही है। वैसा ही लेकिन कुछ वहाँ वायलेंट होंगी, वो वायलेंट होंगी। हाँ, यहाँ भी वायलेंस नहीं है हॉर्मुज पे। हॉर्मुज में वायलेंस नहीं है, लेकिन उधर आपको जब लाल सागर में छिड़ेगा और बाब मंदाब में आप इसको देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हिंसक हो सकता है, क्योंकि वहां हूती इन्वॉल्व होंगे, उनका तरीका अलग होता है। और अभी तक ईरान ने लगता है हूतीस को रिजर्व में रखा है। ये एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। अगली खबर देखिए जरा, ईरान युद्ध पर फंस गए हैं क्या ट्रंप? ये एक बड़ा 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 सवाल जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है, और ट्रंप के लिए मुश्किलें भी उतनी ही इसी प्रपोर्शन में बड़ी होती जा रही हैं। ईरान युद्ध में फंस गए ट्रंप। अरब देशों से अमेरिका ने अपने बेस हटा लिए। यह बताता है कि अमेरिका को अगर पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं तो बेशक इस बात का ऐलान ना किया जाए, नगाड़ा यही बजाया जाए कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमने ज्यादातर अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। ग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है, और दुनिया आजकल कही हुई बातों से ज्यादा जो वो देखती है उस पर यकीन करती है। सऊदी अरब बहरीन का ईरान से युद्ध जारी रखने का दबाव, ये वो बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। इजराइल भी लंबे युद्ध के लिए ट्रंप पर दबाव बना रहा है, और ट्रंप अगर बीच में दामन छुड़ाकर निकलना भी चाहें तो नेतन्याहू ऐसा होने नहीं देंगे आसानी से। नेटो ने ईरान वॉर से खुद को अलग कर लिया है, और इसीलिए बार बार नेटो के ऊपर भी वो अपने गुस्से का पर्चा फाड़ते रहते हैं, कायर तक बताते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खींच तब आती है जब आपके हाथ पैर कहीं फूल रहे होते हैं, तब आप खींच कर दिखाते हैं, वरना आप जब संयत होते हैं तो खींचते नहीं हैं। और नेटो जैसे संगठन को आप कायरों का संगठन नहीं कहते। ईरान आक्रामकता छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बात शायद ये डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि बहुत जल्द घुटनों में दिखेंगे, खमेनेई को हटा ही दिया, बाकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई है, एक ही झटके में 40 से ज्यादा नेताओं को हमने हटा दिया। उनको ये लग रहा था कि असलहे बच भी जाएं तो चलाने वाला कौन होगा, ऑर्डर देने वाला कौन होगा। लेकिन जो ईरान की स्ट्रैटेजी है उसने हैरान कर दिया है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप मानते भी हैं। सीज फायर की 15 शर्तें ईरान ने खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि सैंक्शंस पूरी तरह हटाएंगे, आने वाले दिनों में कभी हमला नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी देंगे क्या आप हमको, और हमारा इतना नुकसान जो आपने कर दिया इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा। ये हर ज्यादा न दो पहले फिर आगे की बात होती है। तो ये आप 15 दे दें, 20 दे दें, 25 दे दें, ईरान कह रहा है नथिंग डूइंग, और ईरान यहां डिक्टेट कर रहा है चीजें। लग ये रहा था कि अमेरिका डिक्टेट करेगा, लेकिन चीजें डिक्टेट करने की स्थिति में यहां ईरान दिखाई दे रहा है। अगली खबर देखिए, ईरान वॉर पर ट्रंप से अमेरिकी नाराज हैं। फॉक्स न्यूज के सर्वे में पिछड़े दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। ईरान हमले के विरोध में 58% लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब 50% लोग अगर होते तो यह माना जाता कि इक्वली दोनों तरफ बैलेंस्ड है सिचुएशन। 58% लोग, मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ईरान पर जो हमला किया गया वो गलत किया गया, और अभी जो ये चल रहा है वो गलत चल रहा है। अब जरा इसको भी देख लीजिए, रेटिंग के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं वो क्या कहती हैं। यहां ट्रंप के लिए जो सर्वे आए हैं अभी तक, प्यू रिसर्च सेंटर का जो दावा है वो क्या है, ईरान ने असल में ट्रंप ने ईरान को युद्ध में अच्छे से हैंडल किया है क्या, इस बारे में सवाल जब पूछा गया तो 61% लोगों ने कहा ना, बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं किया। 39% लोगों ने कहा कि हां हमको लगता है शायद कि ईरान को ठीक से हैंडल किया गया। YouGov और PNR सर्वे क्या कहता है,
इसमें सवाल था ईरान में सैन्य कार्रवाई जरूरत से ज्यादा हो गई है क्या? तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हां, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। 59, हालांकि पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि 41% का ग्राफ कम होना चाहिए, 59% का ऊपर होना चाहिए, यहां कुछ गलती है टेक्निकली। 59% लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हां, ये गलती हुई है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का प्रदर्शन कैसा है, यह भी सवाल पूछा गया। तो इसमें 59% लोगों ने कहा कि ट्रंप की जॉब परफॉर्मेंस जो है वो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। 59% लोगों ने यह कहा कि इसमें उनके परफॉर्मेंस हम उससे प्रसन्न नहीं है। 41% लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर जगह जो आंकड़ा है वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं, 8-9%, 10% का ही गैप है, लेकिन ये 10% गैप सामने जब मिड टर्म है उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक बड़ा चिंता का सबब है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये बातें मैटर कर रही होंगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या अपनिच भगवान वाला सिंड्रोम जो उनके अंदर है वो अभी कायम है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मीन्स नहीं देखते हैं, एंड देखते हैं। और ये जो पोल आप दिखा रहे हैं, इसके पहले भी एक पोल हुआ था जिसमें 23% लोगों ने ही कहा था कि वो सही कह रहे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रंप से जो सहमति है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। अगर आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बात करेंगे तो हो सकता है वो 50-50 भी हो जाए। तो ये भी दिखाता है। और ट्रंप ये जानते हैं कि जितने भी ये बीच के पोल होते हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी मिड टर्म होगा उसमें जो ट्रेंड्स होंगे वो उनको मैटर करेगा, या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय जो ट्रेंड्स हुए थे वो उनको मैटर किया था, ये उनको मैटर नहीं करता। यहां पे अगर विफल होते हैं तो कोई एक नया फ्रंट खोल देंगे, ये भी ट्रंप साहब की विशेषता है। तो वो ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट इजीली। कहने का लबोलुआब ये है कि ट्रंप साहब ये जानते हैं कि जिस इंटेंशन से वो गए थे शायद उसमें वो विफल रहे हैं, और शायद उनको ये अंदेशा नहीं। और एक बड़ी खबर आ रही है सर, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये शायद हम उतनी जल्दी आपको टेलीविजन में अपलोड करके ना दिखा सके, तो इसलिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए जरा किस तरीके से बदला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने अगर ईरान की नेवी पर अटैक करके उसको ध्वस्त करने की बात कही है, तो यहां किस तरीके से ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं, और ये बहुत जल्द आपको मैं टेलीविजन पर भी उतारकर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जरा आगे भी देख लीजिए, आगे इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है, और ये तस्वीरें आ गई। अब जरा इसको एक्सप्लेन भी करते हैं इस समय क्या क्या चल रहा है आशीष यहाँ। देखिए, नेवल डोमेन में, मैरीटाइम डोमेन में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ कुछ मिनटों के गैप में ही क्लेम किए जा रहे हैं। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो ईरान की तरफ से रिलीज किया गया है, ईरान की आर्मी की तरफ से, कि उन्होंने इजराइल के जो नेवल फैसिलिटी है उस पर अटैक किया है। ये कुछ ही मिनटों बाद आया ये क्लेम और वीडियो, जब इजराइल ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान के नेवी के कमांडर को मार गिराया है, और साथ ही साथ जो जो इरानियन नेवी के इंटेलिजेंस के हेड थे और नेवी के हेड, दोनों को एक ही अटैक में मार गिराया है। उसके बाद में ईरान की आर्मी ने कहा कि इजराइल के मैरीटाइम फैसिलिटी पे हमने इस तरह से अटैक किया है। लेकिन एक और अपडेट दिनेश, दर्शकों को जरूर बता दूं कि अब ईरान की तरफ से कई और क्लेम्स, मैसेजेस और तस्वीरें भी इशू की जा रही है कि उन्होंने एम्बुश लगाया है खर्ग आइलैंड में अमेरिकन लैंड इन्वेजन को लेकर। उसमें कामिकाजे ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें गन्स, साथ ही साथ जो रेडियो वेव्स होती है, ये सारे इक्विपमेंट उन्होंने दिखाए हैं। यानी कि एक मैसेजिंग दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो ऑन ग्राउंड। ये पहली तस्वीरें हैं खर्ग आइलैंड से आई हैं, जो कि क्लियरली दिखा रही हैं कि ये खर्ग आइलैंड से आई हुई पहली तस्वीरें जो कि ये बता रही हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। यहां देखिए, न सिर्फ माइंस लगाई जा रही हैं, एम्बुश करके हमला करने के लिए पूरी तैयारियां हैं। और यहां वही TV9 भारतवर्ष अड़ी में सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जनरल कुलकर्णी, तो ये तैयारी, मुझको ये लगता है सर, टनल वगैरह की तस्वीरें तो ये दिखा भी नहीं रहे होंगे, और टनल का बड़ा जाल होगा। और उधर ये इजराइल समझ चुका है कि टनल से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमास वाले केस में वो देख चुके हैं गाजा में, यहां ये मुश्किल तो आएगी इनके सामने। दिनेश, जो आप कह रहे हैं, आप कौन सोच सकता था कि गाजा पट्टी में 400 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल था। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि 40% ईरान का जो इलाका है वो रेतीला है, इन्होंने भी जबरदस्त टनल बनाए होंगे। और खर्ग आइलैंड जो तकरीबन 20-22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें तकरीबन 30 मिलियन बैरल्स का तेल है, और प्लस 50 ह्यूज कंटेनर्स वहाँ पे हैं जिनको अभी तक यूएसए ने हमला नहीं किया है। ये साफ दर्शाता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने खर्ग आइलैंड के तेल के ऊपर, क्योंकि वहाँ से तेल
कितना निर्यात करते हैं वो 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, और सारा का सारा तेल कहाँ जाता है? चीन को जाता है। तो अगर चीन पूरा का पूरा तेल वहाँ से उठा रहा है तो चीन की भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इनके मदद होगी कि उनका जो तेल आता है उसको बर्बाद ना किया जाए। और खर्ग आइलैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड रखना वाकई कठिन होगा, और सैटेलाइट इमेजरीज हैं, सब कुछ है, मतलब सवाल पैदा नहीं होता इतने खुले इलाके में कौन क्या कर रहा है सबको मालूम होगा। और ईरान को भी तकलीफ है और यूएसए को तो बहुत ज्यादा तकलीफ है बूट्स ऑन ग्राउंड रखने की। एक और खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी, बहुत जल्द शुरू हो सकता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मतलब खर्ग पर ही धावा बोलने की तैयारी है क्या? यूएस सीनेट के अध्यक्ष और 3 सांसदों ने संकेत दिए हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं। अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है। अब अगर यह है तो क्या खर्ग ही निशाने पर रहने वाला है? क्या खर्ग को कंट्रोल करने से, आशीष जरा आप मेरे साथ आ जाएं, कुछ एक चीजें मैं अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करूंगा। क्या खर्ग को कंट्रोल करने से ग्राउंड ऑपरेशन वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे? और क्या डिप्लोमेटिकली भी यहां पर जो संदेश देना चाहता है अमेरिका, यहां पर इस जगह को काबू करके एक तरीके से ईरान की वो नस पकड़ ली जाएगी क्या? अचल मल्होत्रा सर। ट्रंप इस चीज में माहिर है, अपने गोल पोस्ट बदलते रहे हैं। खर्ग पे कैप्चर कर लेना, खर्ग को कैप्चर कर लेना तो इकोनॉमिक सेटबैक तो बहुत है ईरान के लिए, लेकिन जो इतने उन्होंने उनके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 तो उन्होंने खुल के बोले हैं। उनकी ऑफिशियली उन्होंने जो रिजीम चेंज की बात करी है, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को निश्चित नाबूद करने की बात करी है, और उनके प्रॉक्सीज को खत्म करने की बात करी है, और इस तरह के जितने भी उनके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से तो एक भी पूरा नहीं होगा। खर्ग को आपने कैप्चर कर लिया तो दैट्स नॉट द एंड तो वही है ना, वही रिजीम चल रही है, वही आपको परेशान करती रहेगी, वही आपको बाद में हो सकता है गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स शुरू कर देगी, वहां आपका रहना मुश्किल। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक मैं विजय को ये कह दूं, विजय ये तस्वीरें तैयार कीजिए, फौरन ये वीडियो तैयार कीजिए, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, मैं आपको भेज रहा हूं। लेकिन तब तक ये जो कहा जा रहा है, अब इसको जरा मैं आपको ये दिखाता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अमेरिकी यहां पर अब उद्देश्य क्या है और क्या वो उसमें कामयाब होंगे। यहां अमेरिकी ट्रांसकॉम बोइंग 747-481 मालवाहक विमान, यहां पर देखिए जरा, 19 मार्च को यह रवाना होता है पीओबी से, पोप आर्मी एयरफील्ड से। महत्वपूर्ण एयरबेस और स्पेशल ऑपरेशन का सेंटर है ये, रैपिड डिप्लॉयमेंट का केंद्र है ये। 20 मार्च को ये यहां रुकता है सोफिया में, और फिर ये जिबूती की तरफ रवाना होता है। और ये ध्यान रखिए कि जब ये सब चल रहा था तब तक तो अभी सीज फायर वाली बातें भी शुरू नहीं हुई थी। आशीष, क्या दिखता है इससे? 3 दिन का गैप था एग्जैक्टली जब 19 और 20 को ये मूवमेंट हो रहा था, जो कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जो कि एक्सपीडिशनरी और एयरबोर्न ऑपरेशन के लिए, एक तरह से अगर दर्शकों को इंडियन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में देने के लिए एग्जांपल दूं, तो हमारी जो पैरा स्पेशल फोर्सेज होती हैं उस तरह का आप ये मान के चलिए कि इस तरह का एक डिवीजन है जो कि खर्ग या फिर लैंड इन्वेजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये 19 और 20 को मूवमेंट हो रहा था पोप आर्मी बेस से सोफिया से सीधा जिबूती, और ये तब जब 2-3 दिन बाद ये तैयारी हो रही थी, और 2-3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप इसके कहते हैं कि हम अब बातचीत कर लेंगे, हम एक डील साइन कर लेंगे। यानी कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था, और ये फर्क आपको इस मूवमेंट पर दिखाई देगा कि उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये प्लान बना रहे थे कि एक डील की बात की जाए दुनिया के सामने, लेकिन वो ट्रूप्स मूवमेंट किस तरह से कर रहे थे ये हम TV9 पे आपको दिखा रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन के साथ में कौन सा डिवीजन है, कब, किस तारीख को, कहां से कहां गया। और अब जिबूती पे लाने का मतलब है कि कुछ घंटे लगेंगे, अब दिन नहीं लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे, जब भी इफ एंड व्हेन जो कहा तो इसका मतलब यह है प्रोफेसर अमिताभ कि केवल ये बहाना है खुद को तैयार करने का, वक्त दिलाना है, केवल ये सीज फायर वाली बातें खुद को तैयार करने का टाइम बाइंग है और कुछ नहीं है। जब ये 5 दिनों का इन्होंने ब्रेक दिया, मुझे उस समय पूरी तरह से लग रहा था कि अब एक फाइनल कंक्लूसिव फेज आएगा जिसमें वो इंटरवीन करेंगे, ग्राउंड फोर्स इंटरवेंशन होगा तो वो भी करेंगे, 3000 ट्रिप्स या जितने भी मेरीन कमांडोज वहां आएंगे। उसके बाद क्या होगा वो एक बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। क्या जीसीसी को वो कहेंगे? सर आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूं। इधर कहा गया IRGC की तरफ से, हबीबी आओ तो सही जमीन के रास्ते, हम भी तैयार हैं। देखिए इन तस्वीरों के साथ ये कहा गया है, सुनाइए यहां की आवाजों को और दिखाइए इन तस्वीरों को।
ग्राउंड ऑपरेशन अगर अब इनएविटेबल हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशंस अगर आप देखने ही वाले हैं तो ये देख लीजिए, ईरान की तरफ से जारी किया गया है। अब इसको आप प्रोपेगेंडा वीडियो कहेंगे IRGC का, या उसकी तैयारियों के बारे में उसने पहले से बता दिया है, ये आप फैसला कीजिए। क्योंकि पहले भी वीडियो उसने जारी किए थे कि हमारी मिसाइलों से बचकर रहना, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया था अमेरिका की तरफ से। इस बार ये वीडियो जारी किया गया है। इससे ज्यादा आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का मेरे साथ आज की शाम चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आंचल सर, आज आप स्टूडियो में नहीं थे, यहाँ होते तो और आनंद आता। बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।